हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वित्तीय प्रबंध। वित्तीय क्या? प्रबंध मतलब पैसे का। वित्त मतलब होता है पैसा, फाइनेंस मतलब होता है पैसा, यानी रुपयों का क्या करना, प्रबंध करना। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होते हैं, बिजनेस जो एंटिटीज होती है, उनको बिजनेस को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फंड्स की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। वो फंड्स अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, शेयर कैपिटल भी हो सकता है, या डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी हो सकता है, या लोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद कहानी कुछ इस प्रकार है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस को किस प्रकार मैनेज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करा जाए, तो अगर फाइनेंस मैनेजमेंट की बात किया जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए, तो दो प्रकार के अप्रोच हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके दो तरह के अप्रोच आज के डेट में दो तरह की विचारधाराएं दिखाई देती है। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब रूढ़िवादी विचारधारा। एक्चुअली ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, पुराने समय में ऐसा होता था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता था, जो फाइनेंस कमेटी का काम होता था, वो केवल फाइनेंस कैसे इकट्ठा करना है उस पर फोकस किया जाता था। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में ये देखा जाता था कि एक कंपनी के लिए किस तरह से फाइनेंस कलेक्ट करना है, फाइनेंस क्या होगा, कहाँ पे फाइनेंस कितना मिलेगा, कितना सस्ता मिलेगा, कितना सस्ता तो नहीं मिलेगा, देखते थे फाइनेंस कहाँ से कितना मिलेगा, किस समय पे अपन को लेना है, कितना जरूरत है, कितना फाइनेंस की व्यवस्था करनी है, कब मिला है, किस समय पे उसको लेना है, कितना लेना है, ये सारी बातें ट्रेडिशनल अप्रोच में देखी जाती थी। मतलब इसमें सिर्फ ना कंपनी के फंड में, जो कंपनी का फाइनेंस का जो फंड होता था ना, जो कंपनी का फाइनेंस का जो फंड होता था, फंड्स होता था फाइनेंस का, उस फाइनेंस को पैसा लाकर भरना कैसे, बस इसी पे फोकस किया जाता था। ओके, ये सिस्टम था। किस इंस्टीट्यूशन से लाना है, किस बैंक से लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है, ये सारी बातें ट्रेडिशनल अप्रोच में की जाती थी, पुराने जमाने में की जाती थी। ठीक, ये होता था। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या होता था, इसमें यह देखा जाता था कि भाई फाइनेंस लाना कहां से है, ये तो देखा जाता था, बट फाइनेंस का यूज क्या हो रहा है, फाइनेंस तो आ रहा है, बट पैसा यूज कैसे हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या सही तरीके से यूज हो रहा है, उसका क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका क्या अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है। भाई पैसा आता जरूर है, लेकिन उसका यूज भी अगर होना चाहिए तो परफेक्ट यूज होना चाहिए। अगर ऑप्टिमम यूज होता है तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, वही कहानी होती थी कि फाइनेंस कलेक्ट कहां से किया जाए, इस बात पे ही फोकस किया जाता था बस। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता था, हाउ टू रेज द फंड्स ऑफ कंपनी, मतलब फंड, कंपनी के फंड को रेज कैसे करना, बढ़ाना कैसे है, बस इसी बातों पर फोकस किया जाता था। पैसा को यूज कहां करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे फंसाना है, उस बातों पर डिस्कस नहीं किया जाता था। लेकिन समय बदला, ढंग बदला। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम हो गया वो आ गया है मॉडर्न अप्रोच पे। अब क्या आ गया, मॉडर्न अप्रोच, नया समय, मॉडर्न अप्रोच आ गया इसमें। तो मॉडर्न अप्रोच आ गया। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था, यहां पर फंड के मतलब फंड कैसे कलेक्ट किया जाए इस बातों पर तो ध्यान दिया जाता था, और फंड का यूटिलाइज कैसे किया जाए उन बातों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। किस पे? मॉडर्न अप्रोच पे। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच को थोड़ा सा उसको ना जो इसका कॉन्सेप्ट था उसको कुछ ज्यादा ही ना मतलब विस्तृत किया कर दिया गया, विशाल कर दिया गया। चलो इसको हम समझाते हैं आपको, मॉडर्न अप्रोच को थोड़ा अच्छे से देखते हैं क्या है मॉडर्न। सो मॉडर्न अप्रोच, अगर मॉडर्न अप्रोच की बात की जाए तो मॉडर्न अप्रोच को इस बार मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन को डिसीजन के रूप में हमने डिफाइन कर दिया। यानी क्या किया, पहला डिसीजन दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहला कैटेगरी दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब बिजनेस के लिए आप बहुत सारे एसेट परचेस करते हो, स्टॉक परचेस करते हो बिजनेस को चलाने के लिए। तो जो आप इस बिजनेस को चलाने के लिए आप स्टॉक खरीद रहे हो या आप कोई भी एसेट्स खरीद रहे हो, तो क्या वो फायदेमंद है कि फायदेमंद नहीं है, उसके बारे में डिसीजन लेना। दूसरा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, डिविडेंड मतलब क्या होता है आप तो जानते ही हैं। डिविडेंड का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर हमारे कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बदले में हम उनको क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो उनको कब डिविडेंड देना है और कब डिविडेंड नहीं देना है, इस बात का डिसीजन किस में लिया जाएगा, डिविडेंड डिसीजन, जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। एंड दैट फाइनली होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें वही फंड का किस प्रकार फंड के पैसे कलेक्ट करना है,
और कौन सा किस सोर्स से पैसे को कलेक्ट करना है और कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा सस्ता होगा, इस बात पे जो ध्यान दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, फाइनेंसिंग डिसीजंस पे दिया जाता है। ओके चलिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो मॉडर्न अप्रोच है फाइनेंसिंग का, पहले पुराने समय में क्या होता था, सिर्फ फंड में पैसा कैसे आ रहा है उसी बातों पर ध्यान दिया जाता था, पैसा जा कहां रहा है और कंपनी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब ये चीजें फाइनेंसिंग डिसीजन में ध्यान दिए जाने लगी। जैसे कि सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या लिखा गया कि कोई भी अगर हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अपना पैसा फंसा रहे हैं, तो क्या सचमुच उससे हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई मशीन हमने परचेस किया, अब 1 लाख का मशीन हमने परचेस किया, तो यार 1 लाख वसूल भी तो होना चाहिए। अब पहले क्या होता था, हमने 1 लाख का मशीन हमने लगा दिया, खरीद के लगा दिया 1 लाख का मशीन, और हम ध्यान नहीं देते थे उससे अपन को वसूल कितना हो रहा है। हमारा क्या मोटिव होता है कि भाई 1 लाख का मशीन हमने लगाया है, तो 1 लाख जो रुपए है वो मेरा कम से कम 1 साल या 2 साल के अंदर पैसा रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या कर लूं, कमा लूं। अब मान लो हमने 1 लाख का मशीन खरीद के लगा दिया, उसकी लाइफ मान लो 5 साल है, 5 साल बाद वो कबाड़ हो जाना है, और उस 5 साल में हम 90,000 ही कमा पाए, क्या मतलब हुआ हमारा मशीन लगाने का, पैसा तो वेस्ट हो गया ना। इस बात को हम ध्यान नहीं देते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में। बट मॉडर्न अप्रोच में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ध्यान देंगे कि भाई कोई भी अगर हमने मशीन लगाया है, कोई भी मशीन लगाया है, अगर 1 लाख का मशीन हमने लगाया है, तो इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि उसकी लाइफ कितनी है, दूसरा वो 1 लाख हमको जल्द से जल्द वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वसूल होने के बाद कितना पैसा कमा रहा है, कमाकर हमको क्या कर रहा है, दे रहा है। तो अगर जो मशीन हमको ज्यादा कमा कर देगा उस मशीन को हम लोग प्रीफर करेंगे, और जो नहीं देगा उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आई बात समझ में, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बातें हो सकता है आपकी थ्योरी में लिखने को आ जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होते हैं, आप बिजनेस के लिए बहुत सारे फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म की बात आएगी समझ जाइएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो बिजनेस में जो भी आप फिक्स्ड एसेट लगा रहे हो उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो जो भी फिक्स्ड एसेट लगा रहे हो, तो क्या वो आपको पैसा रिकवर करके दे रहा है उतने सालों में, कि आपका कहीं पैसा वेस्ट तो नहीं हो जा रहा है, इस बातों का ध्यान दिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इसी में होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या देखा जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जनरली देखा जाता है करंट एसेट्स के बारे में। और करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, जैसे कि स्टॉक, मतलब स्टॉक, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई स्टॉक परचेस किया है, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, या फिर कोई भी गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस वाला गुड्स हो, वो गुड्स हमको जल्द से जल्द कितना पैसा रिकवर करके दे रहा है, और कब कौन सा स्टॉक परचेस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसमें देखा जाता है। वर्किंग कैपिटल एक तरह का मैनेजमेंट की बात की जा सकती है। इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है कि हमने कोई अगर कच्चा माल खरीदा है तो वो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, और कितने जल्दी बनकर तैयार होकर मार्केट में बिकता है और उसका पेमेंट, और ये सारी बातें देखी जाती है। दूसरी इसमें देखी जाती है कि भाई जो भी हमने उधार में माल बेचा है तो जल्द से जल्द कैश रिकवर करना, कितने समय में अपन को कैश को रिकवर कर लेना चाहिए। इन सारी बातों की बात चर्चा किसमें की जा सकती है, आपके इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अपने आप में एक चैप्टर है, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। जब अपन चैप्टर देखेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके, डिविडेंड डिसीजन एक, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। ये भी बात अपन उसी समय कर लेंगे कि डिविडेंड कब देना है कब नहीं देना है, ताकि कंपनी को फायदा है नुकसान हो, उस बात का ध्यान देते हैं। बोलोगे सर कंपनी को क्या फायदा है नुकसान, चलो एक बात बताता हूं। देखो क्या होता है, कंपनी की पहचान जो होती किससे होती, कंपनी अगर ग्रोथ करती है, कोई कंपनी अगर है, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये बात सवाल उठता है। सर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का। देखिए कोई भी कंपनी अगर होती है तो उस कंपनी की पहचान किस बात पे डिपेंड करती है, कि उस कंपनी में डायरेक्टर्स कैसे, इस बात पे डिपेंड करता है, या उस कंपनी में आप कैसे पहचानोगे, उस कंपनी की काबिलियत कैसे देखोगे, क्या उस कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे हैं, कैसा काम करते हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉइज लोग कैसे काम करते हैं, अच्छे कि वेल बिहेव है कि फालतू टाइप के लोग हैं, कैसे लोग किस टाइप का काम करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट क्या है उस बात पे ध्यान देते हो आप, या कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने जल्दी करती नहीं करती उसके बारे में ध्यान देते हो, या कंपनी के शेयर कैपिटल कितने उस पर ध्यान देते हैं। हम ज़्यादातर ध्यान देते कंपनी का जो पहचान होता है वो उसके शेयर के मार्केट वैल्यू से होता है। किससे होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, उस कंपनी के किससे होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। समझ में आया, अगर मार्केट प्राइस शेयर्स का बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, लोगों का कंपनी में भरोसा बढ़ेगा और कंपनी और ज़्यादा क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। और कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस अगर क्या होता है, गिरता है, तो लोगों का कंपनी से क्या होता है, विश्वास
उठने लगता है। यानी लोगों का जो कोई भी कंपनी हो उसकी असली जो पहचान होती है ना तो उसके डायरेक्टर से होती है, ना तो उसके एम्प्लॉय वगैरह से होती है, किसी से नहीं होती। कंपनी की मेन जो पहचान होती है, लोग पहचानते जो है कंपनी के ग्रोथ या डेक्लाइन की अगर बात की जाए तो सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के मार्केट साइज ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है कि शेयर्स बढ़ना चाहिए, शेयर्स बढ़ेगा तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर्स घटेगा तो कंपनी का वैल्यू घटेगा। तो मतलब ये हमारा ये सब पढ़ने का मकसद सिर्फ यही होता है, जो भी हम फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन देख ले तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कंपनी के जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो गिरे ना, या तो बढ़े या तो क्या हो, बढ़े, गिरे तो ना भैया। क्योंकि अगर कोई भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन लोगे और शेयर का प्राइस क्या हो रहा है अगर गिर रहा है तो इसमें आपका जो भी डिसीजन है फिर वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, फिर वो डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या गिरे भी तो कम से कम गिरे, ये बात पर ध्यान दिया जाता है, इस बात पे। अब ये फाइनेंसिंग डिसीजन में यही ध्यान देते, ट्रेडिशनल अप्रोच में ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ फंड कैसे रेस करना उस बातों पर ध्यान दिया जाता था। अब फंड का यूटिलाइज जैसा होगा तभी तो कंपनी के मार्केट शेयर में इफेक्ट पड़ता है। फंड के यूटिलाइजेशन से ही पता चलता है कि मार्केट शेयर का रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये बात जब अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, सारी बातें जब फाइनेंस के अंदर घुसते जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में, तो वैसे वैसे सारी बातें क्लियर होने लगेंगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी वजह से तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं तो कब डिविडेंड देना है, कब डिविडेंड नहीं देना है, ताकि कंपनी के शेयर्स में इफेक्ट ना पड़े, इस बात का डिसीजन डिविडेंड डिसीजन में लिया जाता है। वैसे ही होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में भी दो प्रकार के फाइनेंस को डिवाइड कर दिया गया है। पहला लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जहां से अपन को पैसा क्या करना है, गेन करना, फंड में पैसा क्या करना, बढ़ाना है। तो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, लंबे समय का, जैसे शेयर कैपिटल से आप पैसे क्या कर सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो। कहां से पैसे आएंगे, शेयर कैपिटल इशू करके लाओगे, चाहे इक्विटी ले लो या चाहे प्रेफरेंस ले लो। और पैसे कहां से आते हैं लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज में, अगर देखा जाए डिवेंचर से आते हैं, डिवेंचर से आते हैं। और कहां से आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आएंगे या लोन से आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर क्या कह सकते हैं, लोन्स। तो यहां से पैसे आएंगे। तो इस बात पे क्या देखा जाता है, इस बात पे देखा जाता है कि कौन सा साधन सस्ता है, कौन से सोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज जो है पैसे आने के हमको सस्ता पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे का यूटिलाइज होगा और शेयर का रेट में कम इफेक्ट पड़ेगा। इस बात पे ध्यान दिया जाता है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज पे कि जो भी हम रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो पैसा हमको सस्ता होना चाहिए। फिर एक तो सस्ता भी होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको सस्ता ही पड़े और शेयर का मार्केट प्राइस गिरे भी ना उसको लेने से। इस बात का ही पूरा ध्यान दिया जाता है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज में। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज जो छोटे मोटे वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए जो पैसा, जो बिजनेस की डेली, यानी एक प्रकार से वर्किंग कैपिटल की बात की जाती है। यहाँ पे किसकी बात की जाती है, वर्किंग कैपिटल की बात की जाती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देखो ये कैपिटल वो है जो आपके बिजनेस के बड़े बड़े खर्चे मेंटेन करते हैं। ये जो पैसा आता है, ये पैसा किस में यूटिलाइज होता है, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदने में यूटिलाइज होता है। जो भी बड़े बड़े पैसे आते हैं, ये पैसा कब देना है अपन को, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या लाइफ टाइम बाद देना है। और ये पैसे कहाँ यूटिलाइज होते हैं, जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज होते हैं। लेकिन भाई बिजनेस को चलाने के लिए डेली कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे बिजनेस के जो डेली खर्चे होते हैं, माल खरीदना है, माल को मैन्युफैक्चरिंग करना है, वर्करों को वेजेस देना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करना है। तो जो बिजनेस के जो डेली के खर्चे होते हैं, वो खर्चे कहाँ से मेंटेन होते हैं, वर्किंग कैपिटल से। तो वो पैसे कैसे मैनेज करना है, वो उसको कैसे अपन को बढ़ा, मतलब उसको कैसे मेंटेन करना है। मतलब यहाँ पे अपन बात करते हैं फंड फ्लो की बात करते हैं। फंड का क्या फ्लो होगा, जो डेली हमारे जो भी मतलब रेगुलर हमारा माल खरीदना, माल बेचना, वहाँ से कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे कहाँ से जाएंगे, इस बातों पर ध्यान दिया जाता है। कैसे सैलरी पेड करना है, कैसे वर्करों को वेजेस देना ताकि किसी प्रकार का, और कैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है डेली की डेली या महीने के महीने, छोटे छोटे खर्चे जो डेली रेगुलर खर्चे चलते रहते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। और यहाँ पे कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं कि पैसे का क्या फ्लो है, हमारे यहाँ कैश का क्या फ्लो है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, सारी बातें अपन देखे जाते हैं। तो सभी के सभी अपने आप में क्या है, यहाँ पे एक चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तो सारी बातें देखी जाएंगी। तो सोचो पहले जो था पुराने समय में ट्रेडिशनल अप्रोच कितना संकुचित था, सिर्फ फंड, कैसे फंड को रेस करना है, कैसे पैसा आता है कंपनी में, कैसे लाना है खींच कर पैसा, उस पर फोकस किया जाता था, उसके यूटिलाइजेशन पे फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाने लगा, बाकायदा फर्म बिजनेस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, सारी बातों पर पूरा फोकस किया जाने लगा कि अगर पैसा आ भी रहा है तो एक तो पैसा आ रहा है तो आए, एक तो सस्ता पड़े अपन लोग को पैसा। अगर कोई पैसा लोगे तो बदले में आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा। अगर शेयर कैपिटल लोगे तो बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर आप डिवेंचर लोगे तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा,
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन लोगे तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कुछ लोगे तो बदले में देना तो पड़ेगा। तो कौन सा साधन सस्ता पड़ रहा है, इस बात पे ध्यान दिया जाता है। अगर हम उस पैसे को हम फिक्स्ड एसेट में यूटिलाइज कर रहे हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उससे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बातें पर ध्यान दिया जाता है। मतलब कंपनी का पूरा एक एक बातों पर ध्यान दिया जाने लगा कि भैया शेयर का रेट भर नहीं गिरना चाहिए, जो भी हम डिसीजन ले उसे शेयर का रेट नहीं गिरना चाहिए। समझ में आया? तो ये हुआ फाइनेंसिंग डिसीजंस वाली बात। ओके, तो यहां तक लिखिए और आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ फाइनेंस की बात। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अब हम चैप्टर नंबर 1 आपकी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज योर कैपिटलाइजेशन। ये तो हमने फाइनेंसिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी बातें तो आप ही देखिए, तो आप ही को मुबारक हो भाई, थ्योरी वाली बातें, हम तो प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। तो अब हम आज चैप्टर नंबर आपका 1 या 2 जो भी है देख लीजिएगा, 2 या 3 चैप्टर होगा आपकी बुक में। चैप्टर है आपका यूनिट 1 का, जो भी आपका होगा टॉपिक यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन यूनिट 1 में यही एक चैप्टर है जिससे प्रैक्टिकल आता है, कैपिटलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीकरण। क्या होता है सर ये कैपिटलाइजेशन? क्या होता है कैपिटलाइजेशन? कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल। मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। कैपिटलाइजेशन में आपको बताना पड़ता है कि भाई कितने कैपिटल की आपको आवश्यकता है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, और आप मेरे पास आते हो और पूछते हो सर मैं ये फलाना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कितना कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, तो मैं कैसे अपना डिसीजन दूंगा? तो देखिए, कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटलाइजेशन देने के यानी कैपिटल कितना देना चाहिए उसके डिसीजन देने के 2 तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन के 2 तरीके हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटलाइजेशन के पहला थ्योरी होता है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। बहुत ही पुराना थ्योरी है और बहुत ही सटीक थ्योरी है ये। अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि भैया मैं कोई बिजनेस चालू करना है, कोई कंपनी मुझे क्रिएट करनी है, मैं इस चीज़ का बिजनेस करूंगा, तो मुझे कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कितना कैपिटल मुझे लगाना चाहिए, स्टार्टिंग कैपिटल से भी होता है कोई बिजनेस, कितना कैपिटल लगाना चाहिए, तो आप कैसे उसको डिसीजन दोगे? पहला होता है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। बहुत पुराना थ्योरी है, बहुत इजी थ्योरी है। कैसे समझाते हैं? आप कुछ नहीं बोलोगे, इस टॉपिक में क्या करोगे, आप एक बैलेंस शीट बना लोगे। क्या करोगे? एक बैलेंस शीट बना लोगे। एक बैलेंस शीट बना लोगे, एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ क्या, लाइबिलिटीज होता है। क्या करोगे आप इसमें? बिल्कुल कॉस्ट थ्योरी है। आप उसको बोलोगे अच्छा एक बात बता तेरे को, देख पहले तो आप बोलोगे ठीक है तू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पहले तो तेरे को एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस को चलाने के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, चलो दुकान की जरूरत पड़ेगी, शॉप की जरूरत पड़ेगी, मतलब बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्डिंग का कॉस्टिंग बता दोगे। उसको बोलोगे देख तेरे को बिल्डिंग हो सकता है 1 लाख रुपए का पड़े, बोला ठीक है ओके। फिर आप बोलोगे यार बिल्डिंग तो तू खरीद लिया, फिर तो बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, भाई वो शोरूम वोरूम लगाएगा तो फिर लाइटिंग वाइटिंग लगाएगा तो फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, तो आप फर्नीचर बताओगे, तो फर्नीचर पता करोगे मार्केट में कितने का आ रहा है, बोले 50,000 तक का फर्नीचर लग जाएगा, चलो फर्नीचर बता दिए। फिर तुम उसको बोलोगे देख भाई तू कुछ क्या करेगा, माल वाल भरेगा, स्टॉक वगैरह भरेगा, माल गुड्स वगैरह डालेगा, तो मान लो आपने कुछ स्टॉक डाल दिया, गुड्स डाल दिया, मान लो 1 लाख रुपए का क्या डाल दिया, उसमें माल भी आपको भरना पड़ेगा, ये आप उसको बोलोगे। माल को बेचने के लिए डिलीवरी करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वैन खरीद लिया आपने, मान लो 50,000 का वैन खरीद लिया, उसको आप बोलोगे। यानी इन शॉर्ट आप ये चीज़ों के बारे में एस्टिमेट करोगे कि तुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसको एसेट साइड में फटाफट लिखते जाओगे। जब सबको टोटल कर लोगे, मान लो टोटल किए कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, कितना आ गया 3 लाख, तो सामने लोग क्या बोलोगे, देख भैया तेरे को बिजनेस को चालू करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 लाख रुपए की क्या करेगी जरूरत पड़ेगी। अब ये 3 लाख रुपए कैपिटल आ गया तेरा। अब ये 3 लाख रुपए चाहे तू लोन ले ले, चाहे तू अपना खुद का पैसा कितना लगाना वो देख ले, तेरी मर्जी। मतलब कोई भी, अगर इसको बोलते हैं कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब हम क्या करते हैं, किसी कोई भी अगर हम भी बिजनेस करना चाहे तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कितना बिल्डिंग लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, माल लगेगा, मशीन लगेगा, सारी चीज़ों को अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, वही हमारा कैपिटल है। आई बात समझ में? बिल्कुल पुरानी थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे देखें, लगा दो कैपिटल। तो ये हुआ क्या,
कॉस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, पुरानी थ्योरी है, ऐसी लेंगे। दूसरा क्या थ्योरी कहता है, अर्निंग या फिर इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अगला होता है इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप हमारे पास आए, बोले सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कितना कैपिटल लगाना है। तो पहले तरीके से बता सकते, एक और तरीका है। तब मैं क्या बोलूँ मालूम, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितना मैं ये नहीं पूछूंगा कि भाई कितना तुमको एसेट्स लगेगा। मैं पुरानी थ्योरी नहीं, नए थ्योरी से बताऊंगा। आप बोलोगे सर हम नए जमाने का, हमको नए तरीके से बताओ, हमको नए तरीके से बनाओ, तो मैं सीधा तुमको नए तरीके से बताऊंगा। मैं बोलूंगा कितना कमाना चाहते हो। मैं तुमको ये नहीं पूछूंगा कितना तुमको लगाना है, मैं बोलूंगा कितना कमाना चाहते हो, साल में कमाई कितना, मतलब बोले ना कर, वहां पे क्या था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। यहाँ पे पहले ही फल की इच्छा करेंगे, काम नहीं किए फल की इच्छा पहले करेंगे। मतलब हम पूछेंगे तू कमाना कितना चाहता पहले ये बता। तो आप बोलोगे सर मैं साल का ना कम से कम 6 लाख तो कमाना ही चाहता हूँ। कितना कमाना चाहता हूँ, 6 लाख कमाना चाहता हूँ, आप ये बोलोगे। ठीक है, साल का कितना कमाना चाहता हूँ बोलोगे, 6 लाख तो मुझे कमाना ही कमाना है, ऐसा आप बोलोगे। तो मैं बोलूंगा अच्छा 6 लाख कमाना चाहता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पता करूंगा कि मार्केट में इसी प्रकार का बिजनेस कितना रिटर्न देता है। मान लो भाई तुम जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हो उस प्रकार की कोई कंपनी तो होगी, और वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न तो देती होगी, 10% 20% कुछ देती होगी। तो पता करूंगा इसी प्रकार का कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो कितना % प्रॉफिट कमा लेता है। तो पता चला, करंट रेट बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, करंट रेट। तो मान लो पता चला कि इस प्रकार की जो कंपनी है वो इस प्रकार का बिजनेस करने वाला 20% प्रॉफिट कमा लेता है साल भर में। कितना कमा लेता है, 20%। अब तुम मेरे को बोले सर मैं 6 लाख कमाना चाहता हूँ साल में, तो मैं क्या बोलूंगा, तो कितना कैपिटल चाहिए। तो मैं बोलूंगा अच्छा तो कैपिटल चाहिए, तो तू कैपिटल का 20% कमाएगा तो कितना कमाएगा, 6 लाख। यही तो बोल रहा हूं मैं, इनकम है तुम्हारी। मैं बोलूंगा कैपिटल, कितना कैपिटल लगाए कि उसका 20% तुम्हारा 6 लाख आ जाए। तो आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 लाख का 20%, सॉरी 100 डिवाइड बाय 20, सॉल्व कर लो, 12 लाख। नहीं सॉरी 12 लाख क्यों, बल्कि ये कैंसिल करते हैं, 21 से 20, 3 आ रहा ना, ओके 30 लाख। कितना आ जाएगा, 30 लाख। तब मैं बोलूंगा भैया देखो तुमको 30 लाख लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम 6 लाख कमाओगे, ऐसा कैपिटल। मतलब सीधा पहले बोले इसमें एस्टिमेटेड इनकम, अर्निंग इनकम थ्योरी, यानी कि एस्टिमेटेड इनकम की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे आप पूछोगे सर कितना कैपिटल लगाऊं, तो मैं बोलूंगा अच्छा कितना कमाना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर मैं साल का 6 लाख कमाना चाहता हूँ। तो हम पता करेंगे तुम्हारे जैसा बिजनेस करने वाला कितना कमाता है। बोले 20% वो कमाता है, तो ठीक है, कैपिटल का 20%, जितना कैपिटल आप लगाओगे उसका 20% कितना कमाओगे, 6 लाख कमाओगे। सॉल्व किए 30 लाख, कितना 30 लाख। मतलब हम बोलेंगे देखो भैया तुमको 30 लाख कैपिटल लगाना पड़ेगा, तब तुम साल का 6 लाख कमा पाओगे। 30 लाख कैपिटल लगा दो। आई बात समझ में, पुरानी वाली बात, नई वाली बात, है ना। आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लगी? हमको तो भैया पुराना वाला ज्यादा अच्छा लगा ना। बिजनेस में चालू करो, बस काम करते चले जाओ, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। खैर, तो इस नंबर 2 वाले की कुछ प्रैक्टिकल्स है, इसमें सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। इसका कुछ मैं वो बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। कौन सा, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन का मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूँ। तो क्या फॉर्मूला देखना अपन को, कैपिटलाइजेशन। अगर कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन बोलते हैं ना कैपिटल को। क्या किया हम लोगों ने, अभी नहीं सिखाया तुम लोग को, 6 लाख इंटू 100 किए, डिवाइड बाय 20 नहीं किया अपन लोग, वही चीज कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड इनकम। क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड इनकम। जो एस्टिमेटेड इनकम होगा वो ले लो, एस्टिमेटेड इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाय करंट रेट। डिवाइड बाय क्या ले लेंगे, करंट रेट। मतलब जो उसी प्रकार की बिजनेस या उसी प्रकार की कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को जो इनकम देती है, उसी को अपन बोलते हैं करंट रेट, जो बाकी है मार्केट में। आगे कैपिटलाइजेशन, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 20 करोगे, 30 लाख आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये करंट रेट कैसे आता है सर, तो करंट रेट कैसे आता है सुन लो। करंट रेट जो है ना ऐसे आता है, करंट रेट का फॉर्मूला होता है, करंट रेट इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड, जितना डिविडेंड मिल रहा है, जनरली कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना, डिविडेंड जो डिविडेंड देता है कंपनी, डिविडेंड अमाउंट ले लो, इंटू 100 कर लो, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, उस शेयर का मार्केट प्राइस ले लो, ठीक है। तो उसका आपका करंट रेट निकल आएगा 20%। मतलब मैंने किसी कंपनी का मान लो 100 रुपए का शेयर खरीदा और मुझे 20 रुपए मिला इनकम, तो मुझे 20 रुपए डिविडेंड मिला, तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 रुपए करोगे तो 20 रुपीज आएगा। मतलब 20% आपका करंट रेट है, ठीक है। उस प्रकार की बिजनेस, मतलब उस प्रकार की बिजनेस आपको 20% रिटर्न दे देती है, इस तरह से, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला है, इसको आप पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। फटाफट लिखिए। तो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, कैपिटल कितना लगाना चाहिए ये बात तो हमने सीख ली। लेकिन अब ये तो बात हो गई कि भाई स्टार्टिंग में कैपिटल कितना लगाना है, क्या है, सब तो हमने सीख लिया। लेकिन असल में जो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है करंट जो बिजनेस चल रहा है उसमें हमारा बिजनेस हमको रिपोर्ट क्या दे रहा है, हमारा बिजनेस क्या हमको रिजल्ट दे रहा है, उसके बारे में हमको जानना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, तो देखो कैपिटलाइजेशन जब करंटली बिजनेस को ऊपर अगर आप कोई पैरामीटर के अगर आप बोला जाए, अगर आप किसी बिजनेस को कंपेयर करते हो कि भाई ये बिजनेस का कैपिटलाइजेशन सिचुएशन क्या है। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन सिचुएशन की कि भाई इस बिजनेस का कैपिटलाइजेशन जो सिचुएशन है वो है क्या, कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन क्या होता है। अब देखो ये सिचुएशन 3 प्रकार का होता है। अगर आप करंटली बिजनेस को कंपेयर करोगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है या खराब चल रहा है, तो किस बेसिस पे पता चलता है, वो 3 बेसिस पे पता चलता है। सबसे पहला होता है अंडर कैपिटलाइजेशन, सबसे पहला अपन बोल सकते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। चलो पहले ओवर कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं यार, या अंडर देख ले, चलो अंडर ही कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन। दूसरा हो सकता है फेयर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन, और तीसरा हो सकता है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या आपका बिजनेस खराब है या अच्छा है, अगर आपको पता करना है तो ये 3 बातों पर अगर आप गौर करें तो आपको बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाएगा कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला अब हम आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बिजनेस चल रहा है, वहां पर ए है, बी है, सी है, आप ही के जैसा बिजनेस है, और आप वहां पर आप भी हो, ठीक है, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, ये आप हो, ठीक है। और वहां पर ए बिजनेस भी है, बी बिजनेस भी है, सी बिजनेस भी है, ठीक है। मार्केट में जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, जितना आप बिजनेस करते हो, वैसे ही बाकी लोग भी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक। तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहला मान लीजिए मार्केट में एक अफवाह उड़ी हुई है कि अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करते हो, तो गिरी से गिरी हालत में आप 10% प्रॉफिट तो कमा ही लोगे। जो नॉर्मल प्रॉफिट आपका होगा वो 10% तो होगा ही होगा। ये मार्केट में अफवाह उड़ी हुई है, ठीक है, कि भाई देखो इस टाइप का जो बिजनेस करते हैं वो लोग 10% प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक। अब कैपिटल लगाया गया, मान लो ए ने लगाया 10,000, बी ने भी कैपिटल लगाया 10,000 और सी ने भी कैपिटल लगाया कितना, 10,000। इन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया 10,000। चलो इन्हीं की तरह हमने भी लगा दिया बिजनेस में कैपिटल कितना, 10,000। अब आया 1 साल तक हम लोग बिजनेस किए, मेहनत किए, अब आया प्रॉफिट वाला दिन। कौन सा दिन आया, प्रॉफिट वाला दिन आया। क्या दिन आया, प्रॉफिट वाला दिन आया। अब ठीक है, अब जैसा कि प्रॉफिट वाला दिन आया, जब रियल में प्रॉफिट कमाने की बात आई, तो जैसा मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था कि भाई इस बिजनेस में गिरी से गिरी रात में आप 10% तो कमा ही लोगे, तो हुआ भी यही। 10,000 इसने कैपिटल लगाया था, इसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 1,000 रुपए, कमाया भी 1,000 रुपए। इसने भी लगाया था 10,000, इसने भी कमाया कितना, 1,000 रुपए। इसने भी कमाया कितना, 1,000 रुपए। आई बात समझ में, सब ने कमाया कितना, 1,000 रुपए। जैसा मार्केट में अफवाह उड़ा था उतना कमाया, सबने कमाया, ठीक है। हमने भी कितना लगाया था, 10,000 लगाया था, बट हम वहां पर रहकर कितना कमा डाले पता है, 1,500। और लोग कमाते 1,000 रुपए, बट हम वहीं पर रहकर कितना कमा डाले, 1,500। बताओ और लोगों से कितना ज्यादा कमाए, 1,500 ज्यादा कमाए। ज्यादा कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब ये है
कहने का मतलब ये है कि और लोग कमाते 1000 रुपए और हम कमाते वहीं पे रह के हम कितना कमा रहे हैं 1500। बताओ हमारे बिजनेस का सिचुएशन अच्छा है कि बुरा है? आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है। चलो ये तो पता चल गया बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके। तो सोचो अगर इन लोग बोलते हैं ए बी सी बोलते हैं कि हमको कमाना है कितना 15,000 कमाना है, हमको 1500 कमाना है। अगर इन लोग बोलेंगे कि हमको भी 1500 कमाना है, हमको भी आपकी तरह कितना कमाना है 1500 कमाना है, तो भाई क्या इनको कमा पाएंगे? नहीं, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी क्या है 10,000 लगा के 10% ही कमा पाते हैं। यानी अगर इनको हमारे जितना कमाना है, जो हम 10,000 में, देखो ये लोग जो 10,000 में करते हैं, देखो ये जो लोग 10,000 में 1,000 कमा रहे हैं, हमने वहां पर 10,000 लगाकर कितना रिजल्ट दे दिया 1500 कमा के दिखा दिया। मतलब इनको अगर हमारे जितना कमाना है तो इनको 15,000 रुपए कैपिटल लगाना पड़ेगा। सही बात है, अगर इनको हमारे जितना कमाना है तो इसको 10,000 कैपिटल से काम नहीं चलेगा, 15,000 लगाएगा तब इसका 10% कितना कमा पाएगा, ये हमारे जितना 1500 कमा पाएगा। बट हमने यही काम कितने में कर दिखाया 10,000 में, बट हमने 10,000 में 1500 कमा कर दिखा डाला। मतलब हमने अपने कैपिटल की जो वैल्यू है ना वो कितनी कर दी, बोल सकते हैं 15,000 कर दी कि नहीं कर दी? हमने अपने कैपिटल की जो वैल्यू कर दी वो कितनी कर दी, वैल्यू कितनी कर दी, कैपिटल की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर दी 15,000। मतलब और लोग जो 10,000 में जो और लोग 15,000 में कर सकते हैं वो हमने 10,000 में करके दिखा दिया। मतलब हमने अपने कैपिटल की वैल्यू कितनी कर दी 15,000। यानी हमारा बिजनेस जो है अंडर कैपिटलाइजेशन, इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। कैपिटल लगना चाहिए 15,000 बट लग कितना रहा है 10,000। इतना कमाने के लिए कैपिटल लगना चाहिए 15,000 और लोगों की तरह, बट हमको कितना लग रहा है 10,000। इस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन। मतलब और लोग जो काम 15,000 में करते वो काम हमने 10,000 में करके दिखा दिया, कम में करके दिखा दिया। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब कम पैसा लग रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक, ओके। इसी जगह अगर मान लो, पलट देते थोड़ा क्वेश्चन को पलटते हैं, वही कहानी है। इसी जगह मान लो जैसा कि मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था कि भाई कितना कमाएंगे 10% कमाएंगे, सबने कमाया भी 10%। जब बिजनेस का रिजल्ट आया तो 10,000 लगा के इन्होंने 1000 कमाए, इन्होंने 1000 कमाए, इन्होंने क्या किया 1000 कमाया, ठीक। हम भी वही रहे और हमने भी कमाया, बट हमने कितना कमाया मालूम है 800 रुपए कमाया। और लोग कमाते 1000 रुपए, 10,000 लगाकर कमाते 800 रुपए। हमने कितना कमाया भैया? हमने कमाया कितना रुपया 800 रुपया। अच्छी बात है क्या? नहीं सर ये तो बहुत बुरी बात है। और लोग कमा रहे 1000 रुपये और हम वहीं पे उतने ही लगा रहे जितना हम पैसा लगा रहे हैं, और कमा रहे हैं कितना 1000 रुपये और हम वहीं पे उतना ही पैसा लगाकर कमा रहे हैं कितना 800 रुपये कमा रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। मतलब ये है कि अगर इनको हमारे जितना कमाते, अगर हमारे जितना, अगर मेरे जितना 800 रुपये इसको कमाना रहता इन लोगों को, तो इन लोग 800 रुपये के इनको कितना कैपिटल लगाना पड़ता 8,000 कैपिटल लगाना पड़ता। सही बात है, तब ये लोग हमारे जितना कमा लेते, है ना। यानी कि ये लोग 8,000 लगाते तो कितना कमाते 800, इन्होंने 10,000 लगाया, कितना कमा डाला 1000 रुपये कमा डाला। लेकिन हमने वहीं पर क्या किया, ये लोग 8,000 लगाते तो 800 कमाते, ये लोग 8,000 लगाते तो 800 कमाते, लेकिन हमने 10,000 लगाया और कितना कमाया 800। यानी हमने अपनी कैपिटल की वैल्यू गिरा दी, कितनी कर दी 8,000 कर दी। हमारे कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई 8,000। मतलब 10,000, जो काम हमको 8,000 में करना चाहिए वो काम हम 10,000 में कर रहे हैं। ज्यादा नहीं लग रहा है, ओवर नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है ओवर। इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन। इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर। देखो ना, लगना चाहिए 8,000, लगना चाहिए 8,000, रियल में लग कितना रहा है 10,000। गलत बात है ना, ज्यादा कैपिटल लग रहा है, ओवर कैपिटलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। आई बात समझ में? ठीक, अच्छा। अगर मान लो यही कहानी क्या होती 1000 ही होती, मान लो सब कमा रहे 1000, हमने भी कमाया 1000, तो सब काम जो 10,000 में करते हैं हमने भी वही काम 10,000 में किया। हमारे कैपिटल की वैल्यू भी कितनी है 10,000, ना कम ना ज्यादा। 10,000 में जो काम करना चाहिए हम 10,000 में ही कर रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो सब बराबर है। तो इसको बोलते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? फेयर कैपिटलाइजेशन। तो दिस इज योर अंडर कैपिटलाइजेशन, फेयर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हमने क्या कर दी, आपको फिलहाल क्लियर कर दी है। कल मैं इसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा कैसे, किस प्रकार से अपन ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन का कैसे हम लोग सिचुएशन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो सारी बातें अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना काफी है, इसको आप समझिए। कल अपन प्रैक्टिकल के कुछ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन, फेयर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन को दिमाग में हमेशा रखिएगा, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ओके, हमने आपको क्लियर कर दिया, बेसिक चीजें क्लियर करी आज की क्लास में।
कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख के। तब तक के लिए फिलहाल इसको लिख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।